हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं वो चीज़ें हम आज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? आयंस के मूवमेंट के कारण अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो वही क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस है। और जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम बना लेते हैं। अब देखो, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब देखो, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे क्या होगा? इस इलेक्ट्रोड पे आयंस को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और अगर कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इस इलेक्ट्रोड पे आयंस का क्या होगा? रिडक्शन होगा। और जिस इलेक्ट्रोड पे आयंस का रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक। और इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई आयन तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक। और ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होगा उसको हम कहेंगे एनोड। इतनी बात आई समझ में? तो देखो, अगर कंफ्यूज भी होंगे ना तो देखो, कैथोड सी से कैथोड और सी से कैटायन। तो कैटायन कहाँ आएगा? कैथोड पे तो आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। और ए से एनोड और ए से एनायन। तो जो एनायन होगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिलीज़ करेगा? एनोड पे करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। कैथोड पे कैटायन और एनोड पे एनायन। इतनी बात आई समझ में? अब देखो, यहाँ सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे, या पॉजिटिव आयन होंगे या नेगेटिव आयन होंगे। अब देखो, पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे? एनोड पे जाएंगे। और नेगेटिव कहाँ जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। अब देखो, अब क्या हो जाएंगे? ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक। जो इन पे चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? चले जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब नहीं रहेगा उन पे चार्ज, तो अब वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक। तो इन्हीं को कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब क्या होगा? ये डिस्चार्ज प्रोडक्ट्स होंगे या प्राइमरी प्रोडक्ट्स होंगे, ये कलेक्ट होके या इनमें कुछ फर्दर चेंजेस आएंगे और नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उनको कहते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। समझ में आया? क्या होगा? जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होंगे वो कलेक्ट होंगे और फर्दर चेंजेस आएंगे। ठीक। तो इलेक्ट्रोड्स पे नए प्रोडक्ट्स बनेंगे तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे, इनमें अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो वो आगे देख लेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं मेनली। फर्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो कैसा नेचर है मटेरियल का? नेचर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है यहाँ, वो सॉल्यूशन है कि मॉल्टन स्टेट में। देखो, अगर मॉल्टन स्टेट में, जैसे सपोज NaCl है, NaCl अगर वो मॉल्टन स्टेट में है यहाँ, तो Na पॉजिटिव के आयंस होंगे और Cl नेगेटिव के आयंस होंगे ओनली। ठीक। तो इन्हीं के प्रोडक्ट्स बनेंगे। पर अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो तो फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के भी आयंस होंगे। तो ये भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इनका भी मूवमेंट होगा और इनके कारण भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो समझ में आया? तो इसीलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला ये हुआ। दूसरा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक। अब देखो, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब जो रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो वो आयंस के साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे। पर अगर रिएक्टिव मेटल्स में
अगर और अगर रिएक्टिव मेटल्स होंगे तो वो आयंस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो फिर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, चेंज होंगे। तो अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हुई तो अलग प्रोडक्ट्स होंगे, और अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हुई तो अलग प्रोडक्ट्स होंगे। इतनी बात आई समझ में। अब देखो इन दोनों फैक्टर्स को हम एक साथ लेके चलेंगे, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो देखो पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो देखो पहले हम नेचर ऑफ मटेरियल को मॉल्टन ले लेते हैं, मॉल्टन NaCl। तो जो भी सॉल्ट होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में आयनाइज होते हैं, तो NaCl भी होगा। तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में NaCl आयनाइज होगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इनर्ट लेते हैं, या तो गोल्ड की ले लो या तो प्लेटिनम की ले लो। अब देखो क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन मिलना आयन को, तो Na पॉजिटिव जाएगा। तो Na पॉजिटिव जाएगा तो उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो Na सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक, और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो टाइम के साथ जैसे जैसे प्रोसेस चलेगी तो Na यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो एट एनोड पे क्या होगा, Cl नेगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl में चेंज हो जाएगा। देखो Cl नेगेटिव जाएगा, Cl में चेंज होगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो ये क्या हो गया, न्यूट्रल एटम हो गया, और ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक। और न्यूट्रल एटम है ना, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है। अब देखो Cl और Cl, दो Cl आपस में मिलके Cl2 बना लेते हैं, तो अब क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्ट। इतनी बात आई समझ में। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को हम, जो ये रिएक्शन है इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ हाफ कर लेंगे, या तो ऐसा कर लो हाफ कर लो, या तो पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर लो, यहाँ भी 2 से इंटू और यहाँ भी 2 से इंटू, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। तो अब ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तब क्या करना पड़ता, इस इक्वेशन को 2 से इंटू करना पड़ता। ये समझ में आया। और अभी बराबर है तो कोई फिक्र नहीं है। अब देखो यहाँ ओवरऑल जो रिएक्शन होगी, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इज इक्वल टू Na प्लस हाफ Cl2। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। और जो ये Cl2 होगा ये एनोड पे क्या होगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और अगर इस इक्वेशन को हम 2 से इंटू करते फिर भी हमारे पास यही आती। कैसे, देखो यहाँ 2 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 2 होता, तो फिर हमें ये पूरी इक्वेशन 2 से इंटू करनी पड़ती। आप साथ साथ में लिख रहे हो ना, लिखो, ठीक। तो अब देखो ओवरऑल क्या होता, 2 Na पॉजिटिव होता और ये होता प्लस 2 Cl नेगेटिव, ये होता इज इक्वल टू में क्या आता, 2 Na आता, क्योंकि इंटू 2 है ना, 2 Na आता प्लस Cl2, ठीक, Cl2 ये होता। अब इस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा, यहाँ से भी हटेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये सेम रिएक्शंस तो हैं। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो अगर हमारे पास मॉल्टन NaCl की जगह एक्वस NaCl है तो तब क्या हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, वो हम देखते हैं। तो देखो एक्वस NaCl है ना, तो NaCl क्या होगा, आयनाइज होगा, किस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और H2O भी क्या होगा, आयनाइज होगा स्लाइड डिग्री पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक। ये साइन रिवर्सिबल का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, जितने NaCl बनेंगे उतने ही
NaCl टूटेंगे और सेम H2O के साथ। ये समझ में आया? अब देखो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव ये दोनों किधर जाएंगे? कैथोड पे। और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव ये दोनों जाएंगे एनोड पे। ये समझ में आया? अब देखो Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है, दोनों जाएंगे तो कैथोड पे, पर डिस्चार्ज कोई एक होगा इन दोनों में से। सेम यहाँ होगा, कंपटीशन होगा। तो अब देखते हैं हम कैथोड पे कैसी रिएक्शंस होती हैं और एनोड पे कैसी होती हैं, आगे देखते हैं। तो देखो एट कैथोड, तो देखो कैथोड पे क्या होगा, अगर Na पॉजिटिव डिस्चार्ज होता है तो कैसे होगा, Na पॉजिटिव जाएगा प्लस उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो Na में चेंज होके डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। एक ये पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, H पॉजिटिव जाएगा और उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो H में चेंज हो जाएगा, एक H में, और 2 H आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। ठीक, तो ये और बैलेंस करेंगे तो यहाँ हाफ हम कर देंगे। इतनी बात आई समझ में? अब देखो थोड़ा इसको आगे समझते हैं इसी को। देखो H2O इससे क्या बनता है, मतलब कैसे आयनाइज होता है, OH नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव ये होता है। अब देखो H पॉजिटिव की जगह जो प्रोडक्ट है वो लिख दो, ठीक, दोनों इक्वेशन को मिला दो। तो H2O को 1 इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक, तो क्या हुआ, OH नेगेटिव तो ये है, प्लस हाफ H2 बन गया, प्लस हाफ H2। ये मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अब इस रिएक्शन को ऊपर लिख लेता हूँ मैं इसकी जगह। तो H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला और हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव। ये समझ में आया इतना? अब देखो इन दोनों में कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी प्रोसेस होगी। तो देखो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक। अब इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही प्रोसेस होगी। तो Na का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP कितना है, ये पढ़ा है ना, कितना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो Na की कितनी है, -2.71 वोल्ट है। और यहाँ पे S था ना, H पॉजिटिव को मिला था, इसमें H पॉजिटिव को मिला था 1 इलेक्ट्रॉन, तो H पॉजिटिव का कितना है, 0 वोल्ट है, 0.00 वोल्ट है। तो ज़्यादा किसका है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी प्रोसेस होगी, ये वाली होगी, H2O वाली। ये समझ में आया? अब देखो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, देखो एक तो ये होगा कि Cl को, Cl मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, ठीक, ये देखो ना Cl और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव जाएंगे ना एनोड पे, तो ये हो जाए। अब देखो Cl क्या है, रिएक्टिव होता है, अभी पिछली जो इससे पहले कराया था मॉल्टन स्टेट उसमें बताया था। तो ये Cl2 हो जाएगा और फिर ये हाफ हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। एक ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, देखो OH का ज़रा ध्यान से समझना, OH नेगेटिव है ना, ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड पे छोड़ देगा, लूज कर देगा, तो OH हो जाएगा। ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट, OH हो जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा, ये प्राइमरी प्रोडक्ट हुआ। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, H2O ये होता है H पॉजिटिव प्लस
OH नेगेटिव में टूटता है। अब दोनों इक्वेशन को मिला दो। कैसे मिलाएंगे? तो देखो H2O इज इक्वल टू कर दो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से हमें क्या मिला था? ये मिला था ना, तो अब यहाँ पे रख दो OH प्लस E नेगेटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आई समझ में? अब देखो ये OH क्या है? ये न्यूट्रल है, रेडिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो अब ये अनस्टेबल है, तो ये 4OH मिला के क्या बन जाते हैं? देखो 4OH ये मिला के क्या बना देते हैं? H2O और O2। अब H2O कितने बनाएंगे? देखो बैलेंस करो, H कितने? 4, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। ये बात आ रही है समझ में? क्या हो जाएगा? ये H2O और O2 बना देगा। अब ये 4 किया ना, तो ये सारे 4 करने पड़ेंगे ना, यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। ध्यान से समझो, ठीक। और ये 2H2O था। अब देखो ये पूरी रिएक्शन में कितने H2O इन्वॉल्व हैं? इस लास्ट में देखो कितने H2O इन्वॉल्व हैं। देखो 4 इन्वॉल्व थे, पर 2 क्या हो गए? फिर से सॉल्यूशन में चले गए, तो केवल 2 इन्वॉल्व हुए ना, मतलब यहाँ से ये 2H2O ले जाके यहाँ माइनस कर दो इधर, तो यहाँ केवल ये हो गया 2H2O। इतनी बात आ गई समझ में? समझ में आई ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो 2H2O इज इक्वल टू 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो एट एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, वो एनोड पे क्या होगा? उसकी रिएक्शन होगी। समझ रहे हो? उसकी रिएक्शन एनोड पे होगी। तो देखो Cl का कितना है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.36 वोल्ट, और H2 का मतलब OH नेगेटिव का कितना है? 1.23 वोल्ट। ये है, तो कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसका कम है ना, तो ये रिएक्शन कहाँ होगी? एनोड पे होगी। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक। तो डिस्चार्ज यहाँ पे OH नेगेटिव होगा और यहाँ पे H पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा। और देखो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है H2, और एनोड पे O2 गैस लिबरेट हो रही है। और अब देखो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो क्या होगी? यहाँ देखो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ 1 मोल है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए ना, ठीक। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे? इंटू 4 कर देंगे इस रिएक्शन में, ठीक। तो अब प्लस कर दो, इलेक्ट्रॉन्स मत लिखना, बाकी सब कुछ जो रिएक्टेंट्स की जगह पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जगह पे प्रोडक्ट्स लिख दो। तो 4H2O और 2H2O, तो कितने हो गए? 6H2O। ये हो गया इज इक्वल टू, देखो ये H2 है ना, हाफ H2 है, तो 4 से इंटू होगा तो 2H2 हो जाएगा, और OH नेगेटिव है ना, तो 4OH नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? 4H पॉजिटिव प्लस O2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो जो वाटर से या OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, काइनेटिकली बहुत स्लो प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसकी लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वो स्लोनेस होती है ना, जो रिएक्शन की स्लोनेस हो गई अब इलेक्ट्रोड पे, तो उस कारण इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैदा होता है इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसी को कहते हैं ओवर वोल्टेज। इतनी बात आई समझ में? ठीक। तो
ये समझ में आया। अब देखो अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है तो यही रिएक्शन होगी एनोड पे, ठीक। पर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो ये रिएक्शन होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो डिफरेंस देखो कितना है, बहुत कम डिफरेंस है किसके बीच, रिडक्शन पोटेंशियल के बीच। और अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो जो Cl नेगेटिव आयंस का कांटेक्ट होगा इलेक्ट्रोड से एनोड से, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ये रिएक्शन प्रेफरेंस में आ जाएगी, ठीक। तो फिर हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगी, देखो कैथोड पे तो क्या होगा, वही रिएक्शन है, H2O को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा, हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव, ये होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो Cl नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक। तो हाफ Cl2 बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये बात आई समझ में। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, तो बस H2O प्लस Cl नेगेटिव इज इक्वल टू हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव प्लस हाफ Cl2, ठीक। और प्लस Na पॉजिटिव भी लिख लो क्योंकि सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव भी है, तो Na पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा फिर, Na पॉजिटिव प्लस कर दो, ठीक। तो ये NaCl हो गया और ये NaOH हो गया। तो देखो OH नेगेटिव जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो pH वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन के साथ साथ OH नेगेटिव क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक। OH नेगेटिव आयंस, तो pH वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बेसिक होने लग जाएगा सॉल्यूशन। तो अब Cl2 गैस क्या करेगी, लिबरेट करेगी एनोड पे, ना कि O2। कौन सी करेगी लिबरेट, अब Cl2 करेगी। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में क्या होगा, आयनाइज होगा, तो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में आयनाइज होगा। वाटर भी आयनाइज होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब देखो H पॉजिटिव है जो, वो कैथोड की तरफ जाएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं, केवल H पॉजिटिव है। तो एट कैथोड क्या होगा, H पॉजिटिव मज़े से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा H में। अब ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। अब क्या होगा, दो H आपस में मिलेंगे और H2 बना देंगे, तो ये H2 क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है। और अब इस इक्वेशन को क्या करो, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो यहाँ हाफ कर देंगे या इंटू 2 कर लो पूरी रिएक्शन को। समझ में आया, ये होगा। अब देखो हाइड्रोजन क्या हुआ, कैथोड पे लिबरेट हुआ, ये हो गया। और एट एनोड पे क्या होगा, देखो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। OH इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, तो OH रिलीज़ करेगा तो कैसे लिख सकते हैं, H2O, ये बताया था मैंने आपको, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। ये आपको बताया है पीछे कैसे होता है। और या तो क्या हो सकता है, SO4 2 नेगेटिव क्या हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो SO4 2 नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा H2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़। तो बैलेंस करेंगे तो H2 है, तो यहाँ ये 2 कर देंगे। तो ये दोनों होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखो इनमें से कौन सी होगी। अब देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.96 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23। अब देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। तो इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वही क्या होगा, डिस्चार्ज होगा कहाँ पे, एनोड पे, या उसी की रिएक्शन होगी एनोड पे, तो ये वाली रिएक्शन ऑकर करेगी।
ये होगी, ठीक, क्योंकि इसका 1.23 है और इसका 1.96 है, तो इसका कम है, तो ये होगी। अब देखो अभी क्या बताया था, H2O का क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस जो रिएक्शन है एट एनोड वो बहुत धीमी चलती है, बहुत स्लो होती है, तो हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज, ठीक। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे ओवर वोल्टेज करेंगे तो रिएक्शन होनी यही है, ठीक। पर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, अभी बताया हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, तो तब कौन सी होगी, ये वाली होगी, समझ गए। और ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हो आप, क्योंकि पढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में जो भी इलेक्ट्रोड्स थी वो इनर्ट थी। अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लें तो फिर वो सेल रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व होती हैं, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।